देश के लोग बंटे, बिल्कुल। देश के लोगों की विचारधारा बंटे, आपसे नफरत बढ़े नफरत बढ़े, जी जी। हिंदू से मुस्लिम की दूरी बढ़े, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के विरोधी हों, हर जगह घरेलू युद्ध हों, छोटे छोटे स्तर पर हर कस्बे जिला बाजार में लड़ाइयाँ हों, लोग एक दूसरे को मार काट करें, इस तरह का संदेश देने का प्रयास अपने करें। बच्चों के बारे में सोचिए। अब तक तो आप यही सोचते रहे, अरे छोड़िए हम तेजस्वी को बनाएंगे, अरे छोड़िए हम नीतीश को बनाएंगे। अरे भाई काहे लिए नीतीश को बनाइएगा और काहे लिए तेजस्वी को बनाइएगा और क्यों बनाइएगा? इन दोनों को छोड़िए, आप यह सोचिए कि हमारे लिए क्या कौन क्या कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसको इनकार कीजिए, जो करने के लिए कह रहा है उसको तो हमारे प्रणेता को आम जगत में छवि को खराब करने के लिए, या कुछ भाजपा के लोग हों, चाहे राजद के लोग हों, चाहे जेडीयू के लोग हों, चाहे किसी दल के लोग हों, जो राजनीतिक लोग हैं वो छवि खराब करने के लिए इस तरह का तो एकदम स्पष्ट रूप से जीरादेवी विधानसभा 106 जीरादेवी विधानसभा के लिए किया है। अब यह दूसरी बात है कि पार्टी हमें कहे कि आप जिनको देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सिवान के, अगर देखा जाए तो खास करके कानूनी पेचीदगियों को समझ रखने वाले सिवान के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी, जो कि कानून के साथ साथ इन दिनों राजनीति की भी एबीसीडी को ये बखूबी समझते हैं। सर एक चीज हम अब समझना चाहेंगे कि चूंकि आप जनसुराज के एक बड़े अच्छे मतलब नेता हैं और फाउंडर भी उसके हैं, आने वाला समय चुनाव का है, बिहार में चुनाव है 2025 में, आपकी भूमिका क्या रहेगी उसमें? पार्टी आपको कुछ ऐसा जगह दे रही है या कुछ करने वाली है? जरा इसके बारे में समझना चाहेंगे। देखिए, पार्टी तो हमको अपने जो सर्वोच्च कमेटी है उसका सदस्य रखी हुए है। मैं जनसुराज के राज्य कोर कमेटी का सदस्य हूँ, जनसुराज के संविधान सभा का सदस्य हूँ, बिहार राज्य कार्य जनसुराज पार्टी के बिहार राज्य कार्य समिति का सदस्य हूँ, और इसके अलावे कितनी तमाम अन्य कमेटियां हैं, सब कमेटियां हैं जिनमें परामर्शदात्री के रूप में मैं हर जगह करीब करीब हूँ। और पार्टी की बड़ी आस्था, हमारी बड़ी आस्था पार्टी के ऊपर है, और पार्टी का जो भी हाईकमान है, जो भी हमारे प्रणेता हैं, या पार्टी के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, उन लोगों का प्रेम स्नेह हमारे ऊपर रहता है। ये सब एक जगह है, लेकिन अब सवाल यहाँ ये बनता है कि कोई भी नेता बनता है या कुछ नेतागिरी करते हैं या समाज के भी जाते हैं तो उनका लक्ष्य होता है कि हमको भी एमपी विधायक एमएलए बनना है। तो इसके लिए हम जानना चाहेंगे क्या लग रहा है कि पार्टी इस बार इष्टदेव तिवारी जी को कहीं जगह दे करके कहीं चुनाव लड़ाएगी इस बार? देखिए, पार्टी ने एक एजेंडा निकाला। पार्टी ने कहा कि नामांकन करें आप लोग, निर्धारित फीस हुई तय, निर्धारित फीस तय करके निर्धारित प्रपत्र में जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना नामांकन दे दें। पार्टी के उस नामांकन पत्र पर हम लोगों ने नामांकन दे दिया। हम लोगों के नामांकन पर पार्टी में 3 स्तरीय कमेटी है, वह यह विचार कर रही है कि पार्टी की इन 3 स्तरीय कमेटी यह विचार करती है क्षेत्रों में आकर कि किस उम्मीदवार की क्या भूमिका है, क्या पहल है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक सर्वे कराती है, इंटरनल सर्वे कराती है, सर्वे का रिपोर्ट लेती है, और उस पर हाईकमान विचार करेंगे, और विचार करने के बाद जिसकी जैसी छवि जाएगी, जिसकी जैसे विचार कार्यशैली होगी, जिसका जितना प्रभाव क्षेत्र हो सकता है, उसका जो भी प्रतिवेदन पहुंचेगा उस प्रतिवेदन के आधार पर पार्टी अपने उम्मीदवारों को चयनित करेगी। अच्छा, इष्टदेव तिवारी कहीं से तैयारी कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी क्षेत्र को हम पकड़ेंगे उसमें हम काम करेंगे, या फिर पूरा क्षेत्र आपके लिए? नहीं, हमने जो नामांकन किया है वह तो एकदम स्पष्ट रूप से जीरादेवी विधानसभा 106 जीरादेवी विधानसभा के लिए किया है। अब यह दूसरी बात है कि पार्टी हमें कहे कि आप जीरादेवी 106 में मत जाइए, 105 सिवान में जाइए, 108 में यहाँ जाइए, 110 में वहाँ जाइए, यह पार्टी का निर्णय होगा। लेकिन आप मतलब तैयारी, लेकिन जहां तक हमसे पूछा गया कि आपने जो नामांकन किया है उसमें आपका क्षेत्र क्या है, तो जो मैंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है वह जीरादेवी 106 विधानसभा। तो वहां एक तरफ जहां जेडीयू रहेगा, वहीं दूसरी तरफ माले, वहीं तीसरी तरफ जो कि जनसुराज, तो आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं वहां पे? हम बिल्कुल दुरुस्त पा रहे हैं। न हमारी
माले से लड़ाई, न माले राजद से लड़ाई होगी, न भाजपा से लड़ाई होगी, न जदयू से भाजपा तो है ही नहीं। अगर जेडीयू है और जेडीयू है, हाँ। वर्तमान परिवेश में जेडीयू है, अगर भाजपा को नहीं मिलता है नहीं मिलता है तो आप अपनी लड़ाई किसको मानते होंगे? तो हमारी लड़ाई किसी से नहीं होगी, हमारी सीधी लड़ाई होगी। हाँ, हमारी लड़ाई एकदम सीधी लड़ाई होगी, दोनों एक साथ हो जाएंगे और हमारी लड़ाई दोनों से हो जाएगी, दोनों से हो जाएगी, सीधा टक्कर होगा। कहा जा रहा है कि आप लोग जो है कि भाजपा की बी टीम बन गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, इसमें क्या कुछ सत्य नहीं, देखिए, यह तो भ्रामक प्रचार है। यह तो हमारे प्रणेता को आम जगत में छवि को खराब करने के लिए, या कुछ भाजपा के लोग हों, चाहे राजद के लोग हों, चाहे जेडीयू के लोग हों, चाहे किसी दल के लोग हों, जो राजनीतिक लोग हैं, वो छवि खराब करने के लिए इस तरह का भ्रामक प्रचार व्यंग रचे हुए हैं। व्यंग रचे हुए हैं। इसमें देखिए, जन स्वराज की सीधी परिकल्पना है कि जिन मुद्दों, आप देखिएगा कि जन स्वराज ने जिन मुद्दों को 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया है, उन्हीं मुद्दों को राजद और जेडीयू ने उठा लिया है। इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले आप कहाँ थे? लेकिन अभी तो सर कल मोदी जी ने ऐलान किया कि जातीय जनगणना कराया जाएगा, और भाजपा और महागठबंधन के लोग पहले से इसकी मांग करते थे। ठीक है, जातीय जनगणना हो नहीं हो, यह एक अलग का विषय होगा। इस तथ्य पर अभी हम कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे कि प्रशांत जी के द्वारा, हमारे प्रणेता के द्वारा जिन मुद्दों को उठाया गया है, इन्हीं मुद्दों पर सरकार को आकर चुनाव लड़ना है। चलिए, और इन्हीं मुद्दों पर सरकार चुनाव लड़ेगी, चाहे वो कोई दल हो, कोई दल। और मुद्दे हमारे हैं, और जो हमारे मुद्दे हैं यही बिहार के मुद्दे हैं। सीवान की जनता को क्या कहेंगे सर आप, अगर आप चूंकि 106 से अगर प्रत्याशी हो रहे हैं? सीवान की जनता के लिए हम यही कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान से ऊपर उठिए। क्या बात है ना, हम हिंदू भी हिंदू हैं, मुस्लिम भी मुस्लिम है, भारत भी भारत है, पाकिस्तान भी पाकिस्तान है। अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, अपने लोगों के बारे में सोचिए, कुछ तो निस्वार्थी होइए, अपने बारे में सोचकर कुछ तो अपना स्वार्थ सिद्ध कीजिए। एक पहली बार जन स्वराज ने कहा है कि कुछ तो अपने बारे में सोचिए। अब तक तो आप यही सोचते रहे, अरे छोड़िए हम तेजस्वी को बनाएंगे, अरे छोड़िए हम नीतीश को बनाएंगे। अरे भाई, काहे लिए नीतीश को बनाइएगा और काहे लिए तेजस्वी को बनाइएगा, और क्यों बनाइएगा? इन दोनों को छोड़िए। आप यह सोचिए कि हमारे लिए क्या, कौन क्या कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसको इनकार कीजिए, जो करने के लिए कह रहा है उसको स्वीकार कीजिए, चाहे वह कोई हो। चलिए, एक सर इसमें हम, मेरे ध्यान में आ गया बात, चूंकि आपने हिंदू मुस्लिम की बात कर दिया कि सभी लोग एक हैं। अभी जिस तरीके से पहलगाम का जो अटैक हुआ था, एक तरह से एक नैरेटिव बना दी गई है कि मुसलमान जो कि इस देश के कभी भी इस देश के भक्ति में नहीं रह सकते हैं, उनको अलग कर देना चाहिए। इस तरह के जो नैरेटिव बनाए गए हैं, इसके बारे में सर आप जानना चाहेंगे? पहलगाम हमला जो है वो आतंकवादियों का टेररिस्ट एक्टिविटीज है, और टेररिस्ट और अच्छा, क्रिमिनल की कोई जात होती है क्या? टेररिस्ट की कोई जाति होती है क्या? कोई धर्म होता है क्या? टेररिस्ट का होता है धर्म एक ही, टेरर, टू एक्सप्लोर टेरर, चाहे वो कोई हो। तो जब टेररिस्ट का कास्ट नहीं है, टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं है, क्रिमिनल का कोई कास्ट नहीं है, क्रिमिनल का कोई रिलीजन नहीं है, तो इसको आप इस मुद्दे से मत जोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल, वह एक घटना है, एक घटना घटित हुई है, शर्मनाक घटना है, शर्मनाक घटना है, और शर्मनाक तरीके से घटित कराया गया है। एक संदेश दिया गया है, और गलत संदेश देकर देश में इस बात का भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया गया है कि देश बटे, देश के लोग बटे, देश के लोगों की विचारधारा बटे, आपसे नफरत बढ़े, जी। हिंदू से मुस्लिम की दूरी बढ़े, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के विरोधी हों, हर जगह घरेलू युद्ध हों, छोटे छोटे स्तर पर हर कस्बे, जिला, बाजार में लड़ाइयाँ हों, लोग एक दूसरे को मार काट करें, इस तरह का संदेश देने का प्रयास। लेकिन यह हिंदुस्तान की एकता है कि हम आप एक साथ बैठे हुए हैं, आप में हमारे में वही भाईचारा कायम है जो पहलगांव के पहले था, पहलगांव के बाद है, और शायद इस तरह का कितना पहलगांव हो जाएगा फिर भी कायम रहेगा।
बिल्कुल इसलिए कि हम सभी समझ रहे हैं कि टेरर क्या है, आतंक क्या है, अपराधी क्या है। तो अपराधी से समाज की दिशा नहीं परिवर्तित होती है। बिल्कुल बिल्कुल अपराधी अगर कोई चाहे कि हम समाज की दिशा को बदल दें, तो फिर विचारधारा का कोई मतलब नहीं होगा। नहीं रहेगा। तब तो महात्मा गांधी को सबसे बड़ा अपराधी होना चाहिए था, सही बात, सही। क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा की विचारधारा पर देश को आजाद कराया। उनकी विचारधारा प्रबल थी और उस विचारधारा के अनुयायी प्रबल हुए, उनके समर्थक प्रबल हुए और पूरा देश उनका समर्थन दिया, देश आजाद हुआ। तो इसलिए विचारधारा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल कृत्य महत्वपूर्ण बिल्कुल। है। तो आपने सुना जिस तरीके से इष्टदेव तिवारी चूंकि वरिष्ठ वकील के साथ साथ सीवान के और खास करके बिहार के राजनीति का अभी लोग एबीसीडी तक बहुत बखूबी समझ रहे हैं। आदमी के जो उन लोगों का जहन है किस तरीके से बांटा जाता है, और खास करके जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद है उसका बस एक ही बस उसका उद्देश्य होता है नफरत फैलाना और आतंक फैलाना, उसका कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।